So, good morning. In the last lecture, we have discussed different types of kinematic chains, and a basic, most commonly used chain that we generally consider are a chain with 4 links or 4 bars. So, 4 bar kinematic chain, single slider crank chain, and double slider crank chain. These 4 chains were most commonly used in our daily practice. Now, and also we have a detailed discussion on the various inversion of a 4 bar kinematic chain and some Grasseff's law that we have studied. Also, we have studied in the last lecture. In this lecture, we will be discussing some important questions related to the inversions of 4 bar kinematic chain. Okay, so let us consider some example. Before that, I will ask some question. So any one of you can answer how many types of how many classes of mechanism can be obtained in case of 4 bar kinematic chain? How many classes are there? कितनी क्लासेस थी मैकेनिज्म की अगर हम 4 बार काइनेमेटिक चेन की बात करते हैं तो? How many classes was there? 3, 1 or 2? 3, 1 or 2? 2. ठीक है, 2 link. So class 1 and class 2 mechanism. Okay, we have discussed these things. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई 4 बार काइनेमेटिक चेन क्लास 1 क्लास 2 होता है. क्लास 1, if class 1 mechanism is justified, if we see that the mechanism is of class 1 mechanism, then how many inversions were possible? If we are considering class 1 mechanism, how many inversions was possible for 4 bar kinematic chain? अगर हम क्लास 1 मैकेनिज्म की बात करेंगे तो कितने इन्वर्जन्स पॉसिबल थे बताइए? कितने इन्वर्जन पॉसिबल थे? कैन यू आंसर? सर 1 सर. 1. क्लास 1 के लिए 1 थे. अंकित, हाउ मेनी इन्वर्जन्स वाज वर्क? सॉरी, बताइए. हाँ सर, क्वेश्चन किया था ना अभी आपने. क्वेश्चन ये है कि अगर हम 4 बार काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे और हमने देखा कि ये जो मैकेनिज्म है वो क्लास 1 मैकेनिज्म है, ठीक है, तो आप बताइए कि उसके कितने इन्वर्जन पॉसिबल थे? हाउ मेनी इन्वर्जन्स वर पॉसिबल? बताइए. पता नहीं. ओके, रविकांत बताएंगे कुछ कितने इन्वर्जन पॉसिबल थे? सर 3. सर 3. हाँ, 3 इन्वर्जन पॉसिबल थे. पहला इन्वर्जन में था डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलती थी हमें जब हम सबसे छोटी लिंक को फिक्स करते थे. जब छोटी लिंक के आजू बाजू वाली लिंक को फिक्स करते थे, लिंक एडजेसेंट टू द स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, देन वी विल बी गेटिंग crank rocker mechanism, and when the link opposite to the smallest link is fixed, then we get डबल रॉकर मैकेनिज्म. यही तो थे 3 इन्वर्जन थे क्या और ज्यादा थे? 3 ही तो थे भाई दूसरे वाले में, क्लास 1 में. चलो बताओ. क्या नाम है? पवन, आप बताओ बेटा, क्लास 1 मैकेनिज्म कब मिलती है? क्लास 1 मैकेनिज्म के लिए व्हाट वाज द रिक्वायर्ड कंडीशन? व्हाट वाज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर क्लास 1 मैकेनिज्म? क्या कंडीशन थी क्लास 1 मैकेनिज्म को डिसाइड करने की? कैसे पता करोगे कि ये वाली जो मैकेनिज्म है वो क्लास 1 मैकेनिज्म है? और कोई बताएगा? हम बताओ. अहमद है कि नहीं? सार्थक, आप बताओ. सार्थक बताओ आप. हाँ, हमद बताओ पहले. कैसे पता करोगे कि ये वाली जो मैकेनिज्म है वो क्लास 1 मैकेनिज्म है? हाउ यू विल डिसाइड?
नहीं पता? तो आप ये बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो चीजें सुन भी नहीं सकते हैं क्या? मोबाइल रख के सो जाते हो? नहीं सर, सुनते हैं। सुनते हो तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं पूरे टाइम जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक आप पूरे सभी का कैमरा ऑन करवा के रखा जाए? अगर आप इसमें तैयार हो तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, कोई आंसर करेगा इस क्वेश्चन का? यस सर। बताइए सर सर जो स्मॉलेस्ट साइड और लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू और लेस देन अदर साइड, तो क्लास सम ऑफ, हाँ, सबसे बड़ी लिंक सबसे छोटी लिंक जो मैकेनिज्म में है उन दोनों का सम बाकी दोनों लिंक के सम से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। क्लास 1 मैकेनिज्म की कंडीशन है ना? यस सर। कभी कभी हाँ, अगर इक्वल दिया तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं, लेस देन है तो लेस देन तो कंडीशन है, लेस देन अगर है तो लेस देन इज रिक्वायर्ड कंडीशन। इक्वल वाले में कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लेस देन तो कंप्लीटली है, वो तो होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। क्लास 2 के लिए क्या कंडीशन है? सर स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक बड़ी होनी चाहिए अदर टू के सम से। बिल्कुल ठीक। चलिए क्लास 2 मैकेनिज्म अगर मैंने देखा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मैंने आप ये देखा कि जो मैकेनिज्म है वो क्लास 2 मैकेनिज्म है, तो आप बताइए कि कितने इन्वर्जन पॉसिबल हैं उसके? सर एक ही इन्वर्जन पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है, और वो है डबल रोकर। मतलब किसी एक लिंक को फिक्स कर देने पर सर डबल रोकर मैकेनिज्म मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर आपने देखा कि डबल ये क्लास 2 मैकेनिज्म है, तो आप किसी भी लिंक को फिक्स कर दो, हमेशा आपको डबल रोकर मैकेनिज्म ही मिलेगा। ठीक है? समझ में आया? ये जो मैंने बोला है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से। आप ये बताइए डेल्टॉइड मैकेनिज्म क्या होती है? डेल्टॉइड मैकेनिज्म। बोलो सर। डेल्टॉइड जो होती है सर 4 बार मैकेनिज्म होती है सर। और कुछ 4 बार होती है, बिल्कुल ठीक। उसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? उसमें क्या होता है कि स्मॉलेस्ट लिंक और लार्जर लिंक का सम बराबर होता है बाकी दोनों अदर लिंक के, और इसमें जो 2 लिंक एक जैसे साइज की होती है, 2 लिंक एक जैसे साइज की होती हैं, दोनों का साइज सेम होता है, दो लिंक का। तो अगर जो छोटी लिंक हैं वो दोनों एडजेसेंट है, लिंक स्मॉलेस्ट या यू कैन से लिंक ऑफ सेम साइज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, देन वी कैन से दिस मैकेनिज्म इज डेल्टॉइड मैकेनिज्म, जिसमें अगर आप सबसे छोटी लिंक को फिक्स करेंगे तो आपको डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी, डबल क्रैंक, और जब आप बड़ी वाली लिंक को फिक्स करोगे तो क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी। ठीक है? इसमें ये देख रहे हो ना, ये वाली ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये और ये ए और डी जो है वो समान, दोनों लिंक जो है इक्वल साइज की हैं, और बी और सी दोनों इक्वल साइज की हैं, तो ये डेल्टॉइड मैकेनिज्म है। जबकि एक पैरेललोग्राम वाली होती है ना, पैरेललोग्राम होती है, पैरेलल 4 बार काइनेमेटिक चेन। इसमें क्या होता है, जो 2 लिंक सेम साइज की होती हैं वो अपोजिट होती हैं, अपोजिट टू या बोल सकते हो अपोजिट टू ईच अदर, ये आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में। ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको रेड पेन से दिख रहा होगा। फाइंड ऑल द इन्वर्जन ऑफ द चेन गिवन। आपको ये वाली चेन दी गई है, आपको इसके सारे इन्वर्जन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो चेन दी गई है वो कौन सी है, 4 बार है, सिंगल स्लाइडर है, डबल स्लाइडर है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है, ये समझ में आ गया। फिर देखेंगे कि ये जो चेन है वो क्लास 1 मैकेनिज्म के लिए पॉसिबल है या क्लास 2 के लिए पॉसिबल है। तो फिर आप चेक करोगे, चेकिंग वेदर इट इज क्लास 1 और क्लास 2। आप बताइए सबसे बड़ी लिंक की लंबाई कितनी है इसमें, बताओ सर। 12। बिल्कुल ठीक है। लार्जेस्ट लिंक इज 12, स्मॉलेस्ट लिंक इज 3। 8 और 12 और 3 कितने हो गए? 15। और अदर कितने हैं? 10 और 8।
18। तो आप देख रहे हो सबसे Class बड़ी 2। लिंक और सबसे छोटी लिंक का जो सम है अदर लिंक के सम से कम है, यही तो है। मीन्स 12 प्लस 3 इज लेस देन 8 प्लस 10। तो 12 प्लस 3 कितना है? Yes, sir। 15। 15 जो है वो 18 से कम हो गए। तो कौन सी मैकेनिज्म होगी बताइए ये? क्लास 1। क्लास 1 मैकेनिज्म। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई क्लास 1 मैकेनिज्म हमें इससे मिलेगी। अब आप ये बताओगे अगर क्लास 1 मैकेनिज्म है तो हाउ मेनी इन्वर्जन्स आर पॉसिबल? 3 inversions. So you can say 3 inversions are possible for the given chain. अब वो तीनों इन्वर्जन आप बताने हैं तो पहला लिखोगे if shortest link that is link of 3 mm length is fixed then we will get double crank mechanism in which link of 12 mm and link of 8 mm will work as a crank. अगर आप 3 mm वाली लिंक को फिक्स करोगे तो आपको डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी या क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी या ड्रैग क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी जिसमें 12 mm और 8 mm वाली जो लिंक होंगी वो आपका क्रैंक की तरह काम करेंगी। समझ में आ गया? पहला इन्वर्जन हो जाएगा। दूसरा कब होगा? जब आप व्हेन सेकंड इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनी ऑफ द लिंक एडजेसेंट टू लिंक 3 इज फिक्स्ड। मतलब या तो आप 12 mm वाली लिंक को फिक्स करो या 8 mm वाली लिंक को फिक्स करो, आपके पास डबल एक मैकेनिज्म मिलेगी जो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होगी जिसमें, ठीक है, यू विल गेट क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म जिसमें आपकी 3 mm वाली लिंक तो एक क्रैंक की तरह काम करेगी और जो 10 mm वाली लिंक जो है वो एक रॉकर की तरह काम करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगला होगा तीसरा इन्वर्जन क्या होगा? व्हेन लिंक अपोजिट टू स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स। मतलब जब आप 3 mm के अपोजिट मतलब 10 mm वाली लिंक को फिक्स करोगे तो आपके पास कितने, तो आपको कौन सी इन्वर्जन मिलेगा? क्या नाम मिलेगा? क्या नाम है उसका? डबल रॉकर मैकेनिज्म, है ना। जब आप 10 mm वाली लिंक को फिक्स करोगे तो आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी जिसमें आपका 12 mm और 8 mm दोनों जो लिंक हैं ये रॉकर की तरह बिहेव करेंगी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और जो मैंने आपको समझाया बस वही इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ, देखिए बताओ जरा। इसके अलावा कुछ और लिखा देखो, समझो, बताओ। नो सर। लेंथ लॉन्गेस्ट ये डिसाइड किया, फिर शॉर्टेस्ट, इसके बाद देखा कि तो हमने देखा कि ये क्लास 1 मैकेनिज्म है अगर ग्रेसप्स लॉ हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेसप्स लॉ के अकॉर्डिंगली। फिर मैंने बोला कि 3 इन्वर्जन पॉसिबल है। पहला, जब शॉर्टेस्ट लिंक दैट इज 3 mm को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी। अगर हम लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक जैसे 10 mm को फिक्स करेंगे तो रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी। और कोई भी एडजेसेंट लिंक को फिक्स करेंगे शॉर्टेस्ट लिंक के बीच में, चाहे 8 mm को या 12 mm को, तो हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बताइए, कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर बताना कि आंसर क्या होंगे। मैंने क्या किया, ये जो लिंक है आपकी 3 mm वाली, इसका साइज मैंने कर दिया 6 mm। कितना कर दिया? 6 mm। अब बताओ बेटा, तो कौन सी, पहले तो ये बताना है कौन सी मैकेनिज्म, अगर मैंने इसका साइज 6 mm किया और 6 mm वाली लिंक को ही फिक्स कर दिया तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी? सर क्लास 2 सर। क्लास फर्स्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास 2 किसने बोला? सर मैंने बोला सर। अच्छा, तो सार्थक सर इसमें इक्वल हो जाएंगे। ना, हाँ इक्वल है, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। और इसमें कंडीशन क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब इक्वल की बात करेंगे तब भी हमें क्लास 1 मैकेनिज्म मिलेगा। स्टिल वी विल बी हैविंग क्लास 1 मैकेनिज्म। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी इस लिंक की लेंथ 7 mm की, अब बताओ अब क्या हो जाएगा? सर ये फिर क्लास 2 हो जाएगा इसमें सर। अब ये क्लास 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्लास 2 मैकेनिज्म होगी। अगर आप इसमें से किसी भी लिंक को फिक्स करोगे तो कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी आपको? डबल रॉकर, ठीक है, डबल रॉकर मिलेगी। तो आपको ये देखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन में घुमाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन और इसी में और एड अप कर देता हूँ। अब अगर मैंने मान लिया कि ये वाली 12 mm है और इसको मैंने 8 mm कर दिया, 3 mm को क्या कर दिया? 8 mm कर दिया, और 10 mm को भी 12 mm कर दिया। समझ में आ गया? मैंने 3 mm को 8 mm कर दिया, 3 mm वाली लिंक क्रैंक लेंथ वाली लिंक जो है उसको मैंने 8 mm कर दिया है, और 10 mm वाली को 12 mm कर दिया है। बताओ कौन सी, हाँ कौन सी मैकेनिज्म है ये? सर फर्स्ट क्लास।
फर्स्ट लग जाएगी सर सर। डेल्टॉइड लिंकेज सर इक्वल हो जाएगा सर। इक्वल हो जाएगा ना, इसका एक स्पेशल नाम 8 हो गया सर, और यहाँ 12 हो गया सर, तो 20 हो गया सर। हाँ बिल्कुल हो गया। अब आप क्लास फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जब भी कुछ ऐसा आता है तो मैंने कुछ स्पेशल मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताई थी कि नहीं सर? डेल्टॉइड मैकेनिज्म, डेल्टॉइड, तो इसमें आप वो वाला रूल भूल जाओ। हालांकि कोई दिक्कत ना, वो भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ये डेल्टॉइड मैकेनिज्म होगी। कैसे? आप देख रहे हो कि ये भी 8 और ये भी 8 और सेम लेंथ वाली जो लिंक है एक दूसरे से एडजेसेंट में कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये आपकी डेल्टॉइड मैकेनिज्म हो जाएगी। और डेल्टॉइड में अगर आप सबसे छोटी लिंक को फिक्स करोगे तो आपको डबल क्रैंक मिलेगी, और अगर बड़ी वाली लिंक में से किसी को फिक्स करोगे तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, ऐसे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? ओके, अब मैंने क्या किया, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कुछ अगला सर ये 10 mm की जगह हम करेंगे ना 12 सर? हाँ 10 mm की जगह 12 करेंगे, बिल्कुल। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैकेनिज्म विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग फिगर। पहला ए दिया है, इसमें बताओ कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी? 7 9 इसमें साइज बता दिया 5 7 9 6, और इसमें 5 लेंथ वाली लिंक को फिक्स किया है, तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी? क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ, आंसर बताओ मुझे, इसमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी? डायग्राम आपके सामने है। क्लास 2 जो भी है, देखो उसका नाम क्या होगा? डबल क्रैंक रॉकर, डबल रॉकर, ये ऐसे बताओ। क्लास नहीं पूछी मैंने, आपको बस आंसर बताना है मैकेनिज्म। डबल रॉकर, सारे लोग डबल रॉकर बोल रहे हैं, कोई और है जिसका आंसर डबल रॉकर के अलावा है? नहीं सर, सबका यही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि क्लास फाइंड आउट करनी है कि किस क्लास की मैकेनिज्म है। सबसे छोटी कितनी है? 5, बिल्कुल। सबसे बड़ी कितनी है? 9। 5 + 9 कितने हो गए? 14, 14 हो गए। और बाकी अदर लिंक कितने हो गए? 6 + 7 13। तो आपने देखा कि बाकी जो सबसे छोटी सबसे बड़ी लिंक का सम जो है बाकी दोनों लिंक के सम से ज्यादा है। तो ये कौन सी मैकेनिज्म होगी भाई साहब? क्लास 2। और जब भी क्लास 2 मैकेनिज्म होती है, आप कोई भी लिंक फिक्स करो, हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म ही मिलेगी। तो आपको लिखना है डबल रॉकर मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने जो आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। So it is class 2 mechanism. Hence, in this fixing any link will give double rocker mechanism. Okay? चलिए समझ में आ गया यहाँ तक किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। किसकी बात करते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज की। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई एक सिंपल क्वेश्चन बोला जाता है, मैंने आपसे बोला कि मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या? देखो इसमें क्या होता है, अगर हम 4 बार काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे तो लिंक क्रैंक वगैरह होती हैं उसमें और रॉकर होते हैं, रोटेट करती हैं वो। ठीक है, जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, कहीं इनपुट आप टॉर्क देंगे, एक जगह तो आपको टॉर्क देना पड़ेगा और दूसरी जगह टॉर्क कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, है ना। इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन रहता है ना इसमें कुछ, तो यही है। आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क का जो रेशियो होता है उसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गेट में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए बेटा। इधर ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप गेट का पुराने पेपर्स देखोगे तो उसमें भी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया था मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मैकेनिज्म का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स या टॉर्क टू द इनपुट फोर्स और टॉर्क एट एनी इंस्टेंट इफ द इनर्शिया एंड फ्रिक्शन फोर्स आर इग्नोर्ड। मतलब है कि अगर कोई काइनेमेटिक चेन मेरे पास अवेलेबल है, 4 बार काइनेमेटिक चेन, कोई भी अभी तक जो भी हमने काइनेमेटिक चेन हमने देखी थी, ठीक है, सिंपली काइनेमेटिक चेन देख सकते हैं आप, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, जो भी कोई भी लिंक है। ठीक है, तो इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। 1 2 3 4 4 हमारे पास लिंक अवेलेबल हैं, और आपने किसी एक लिंक को टॉर्क दिया, लिंक 2 को टॉर्क दिया, तो आउटपुट में कुछ ना कुछ टॉर्क आपको मिलेगा।
ठीक है, मैं इसको आपको प्रीवियस वाले से कुछ समझा देता हूँ कि किस तरीके से बात कर रहे हैं हम। ये वाला समझ लो, ये डायग्राम देख लो, उसमें मैं समझाता हूँ, या इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक देख लो। इस वाले को देखो, इसमें देख रहे हो कि ये डेल्टॉइड मैकेनिज्म है आपके पास, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये आपकी इनपुट लिंक है जहां पर आपने कुछ टॉर्क अप्लाई किया T2, और ये आउटपुट लिंक है यहाँ पर कुछ टॉर्क हमें मिल गया आउटपुट T4। तो T4 और T2 का जो रेशियो होता है, T4/T2, इसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आउटपुट टॉर्क टू द इनपुट टॉर्क। ठीक है, अगर हम किसी भी काइनेमेटिक चेन की बात करते हैं तो यही लिखा है। So the input torque T2 is applied to the link 2 to drive the output link 4 with a resisting torque। जो भी मैंने 1 2 3 4 अगर आप स्टार्ट में जो भी लिंक थी हम लोगों ने डिसाइड किया था उस हिसाब से देख सकते हो। इस वाले में देख लो, ये लिंक 1, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है। इसमें देखो ये लिंक 1 है हमारी AD, AB लिंक 2 है, BC लिंक 3 है और CD लिंक 4 है। तो आपने लिंक 2 पर कुछ टॉर्क अप्लाई किया और आउटपुट लिंक जो आपकी 4 है यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट टॉर्क मिल गया। तो T4/T2 का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। और आपको पता है मैंने इसमें पहले ही बोल दिया कि कोई भी पावर लॉस नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है प्रेजेंट। तो क्या होगा, जो पावर इनपुट होगी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी कि नहीं होगी, बराबर हो जाएगी। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट T2 इज द टॉर्क अप्लाइड टू द लिंक 2 एंड टू ड्राइव द आउटपुट लिंक 4। तो इसमें क्या होगा, रजिस्टिंग टॉर्क जो है आपका, विद रजिस्टिंग टॉर्क आपका T4 है, जो आउटपुट टॉर्क है वो आपका रजिस्टिंग टॉर्क है, वो इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और मैंने बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड, इनर्शिया फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट किया, तो जो इनपुट पावर आप देंगे सेम आउटपुट पावर यू विल बी गेटिंग। और पावर क्या होती है, 2πNT/60। अगर हम बात करेंगे, अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 2πNT/60 कुछ याद आ रहा है ना? पावर क्या होती है, 2πNT/60 टॉर्क की फॉर्म में याद होगा। अब 2 और पाई और 60 ये तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएंगे आपस में, तो N/T आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब N ओमेगा भी लिख सकते हो, ओमेगा 2πN होता है, ओमेगा 2πN होता है, ओमेगा 2πN होता है, 2π फिर कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हो। 2π/N ओमेगा हो गया, इसको भी इस तरीके से बस समझ सकते हो। 2π/N ये ओमेगा हो गया आपका, तो ओमेगा 2 T2 इंटू ओमेगा 4 T4। समझ में आ गया। तो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है T4/T2 होता है, तो T4 ये रहा और T2 को डिवाइड कर देंगे। और आप एक चीज देख रहे हो इस वाले रिलेशन में, T4/T2 आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, जैसा कि मैंने अभी डिफाइन किया आपके साथ। एक बात और याद रखनी है आपको, T4/T2 अगर इस वाले रिलेशन की बात करेंगे तो T4/T2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2/ओमेगा 4 होगा कि नहीं होगा, बताइए। ओमेगा 2/ओमेगा 4 होगा या नहीं होगा मैकेनिकल एडवांटेज। ये तो टॉर्क की फॉर्म में हो गया और ये आपका स्पीड की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, इतना समझ में आ रहा है। T4/T2 ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, and it is equals to omega 2/omega 4, where omega 2 is the angular velocity of the crank link 2 and omega 4 is the angular velocity of link 4। ठीक है, आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर ओमेगा 4 की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ओमेगा 4 की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, आंसर। मैंने कुछ पूछा है, समझ में आया क्वेश्चन क्या नहीं। मैंने आपसे ये पूछा, अगर इस फॉर्मूले में ओमेगा 4 की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, बताइए। हाँ जी सर, इनपुट पावर 0 हो जाएगी, फिर इनपुट पावर नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा। इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा भाई। ओमेगा 4 0 तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत कम फोर्स लगा करके, विद अ वेरी माइन्यूट फोर्स यू कैन लिफ्टेड ऑफ ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज वेट। बहुत कम फोर्स लगा करके एक बहुत बड़े लोड को आप हटा सकते हो। जैसे अगर मैंने बोला कि आप अपनी फूंक से हाथी को उड़ा सकते हो, अपनी फूंक से आप हाथी को उड़ा सकते हो भाई, कब पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन अगर पॉसिबल हो जाए तो। ठीक है,
आजकल आप लोगों ने पिक्चरों में ही देखा होगा कि फूक लगाकर भी हम किसी इंसान को उड़ा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, वो उड़ा सकते हैं। ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मीन्स वी रिक्वायर वेरी मिनिमम टॉर्क, मिनिमम इनपुट टॉर्क टू जस्ट टर्न ऑफ एनी आउटपुट टॉर्क। आउटपुट टॉर्क बहुत वैसा मिलेगा आपको, बहुत कम इनपुट पावर से आप आउटपुट लोड को या फोर्स, आउटपुट फोर्स भी तो बोल सकते हो। आउटपुट फोर्स जो है, आउटपुट फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनपुट फोर्स बहुत कम रहेगा, तो आप बहुत ज्यादा फोर्स हटा सकते हो, बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हटा सकते हो अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हो तो। ठीक है, तो जब आपका ओमेगा 4 0 हो जाएगा का मतलब है कि अगर आपकी क्रैंक घूमना बंद कर दे, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बहुत बात करता हूं कि जो वाइपर होते हैं हमारे कार पे, मैंने वाइपर बताया था, वो क्या करता है, रॉकर होता है एक तरीके से, वो इस तरीके से क्या करता है, ऑसिलेट करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल ऑसिलेट करता है। रॉकर जो होता है टाटा करता है कि नहीं करता है, ऑसिलेट करता है। तो जब वो अपनी एंड वाली पोजीशन में पहुंचता है, देखो दो रेंज के बीच में काम करेगा वो, जब वो एंड वाली पोजीशन में पहुंचेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे टाटा कर रहे हो, ऐसे करके टाटा करते हैं ना, तो जैसे ही आपका हाथ एकदम राइट में जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बताइए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन दिस केस, इन दैट केस। ओमेगा कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, एक बार दोबारा बता दीजिए सर। मैंने ये बोला, देखो ओमेगा 4 0 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ओमेगा 4 0 का मतलब ये है, ओमेगा 4 मान लिया कि जो आपकी लिंक 4 है वो कैसी है, एक रॉकर है। क्या है, एक रॉकर। भाई रॉकर का काम क्या होता है, ऑसिलेट करना, ऐसे करके टाटा करते हैं ना, ऑसिलेट कर रही है ये वाली लिंक इस तरीके से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो कार होती है या जो बसेस होती हैं उसके आगे वाइपर लगे होते हैं, जो बरसात के टाइम पे वो साफ करते हैं पानी को, तो वो ऐसे ही तो चलते हैं, ऐसे करके करते हैं, ऑसिलेट करते हैं ना इस तरीके से, रॉक करते हैं कि नहीं, रॉकर होता है वो। तो जब आपका जो रॉकर है वो एंड वाली कंडीशन में पहुंच रहा है, वाइप करते हुए अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, रुक जाता है ना, कुछ समय के लिए रुकता है वो, 0 हो जाएगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वही पोजीशन होती है, उसको हम एक स्पेशल नाम बोलते हैं टोगल पोजीशन। टोगल पोजीशन, ठीक है। टोगल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, जब उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन टोगल पोजीशन होती है जिसमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एट टोगल पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। टोगल पोजीशन पर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, हिंदी में बोले तो अनंत, हिंदी में बोले तो अनंत, ठीक है। समझ में आ गया, जो मैंने बोला वही लिखा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म की बात करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 आउटपुट लिंक दैट इज रॉकर बिकम्स 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, और उन एक्सट्रीम पोजीशन को हम टोगल पोजीशन बोलते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज एट एक्सट्रीम पोजीशन और टोगल पोजीशन इज इक्वल टू infinite. So in this case I have already discussed, and small input torque can overcome a large output torque, ठीक है। So even we can displace elephant with our finger, अपनी थोड़ी सी उंगल, अगर ये उंगली यहाँ पर अपने उंगली से फोर्स लगा देना, टर्निंग फोर्स पॉइंट बी पर लगा करके इस तरीके से, कहाँ पर, इस लिंक 2 पर, तो आप यहाँ पर हाथी को अटैच कर दो बेटा, हाथी उड़ जाएगा, हाथी आपका घुमा सकते हो आप उसको। लेकिन याद रखना ये लिंक भी इतनी मजबूत होनी चाहिए, आपके पास पावर बहुत कम है, बोला यार ये तो बहुत मेरे बाएं हाथ का खेल है, हाथ छोड़ो उंगली का खेल है मेरा, तो उंगली फिर टच करूंगा ये आपका हाथी को डिस्प्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया? yes, बोले कि अरे हम अपनी उंगली से हाथी को उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हो, आप कैसी बात करते हैं? तो पॉसिबल है बिल्कुल, अगर कोई ऐसा बोलता है तो पॉसिबल है। उसके लिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिट वाली कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। चलिए कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है, तो जब टोगल पोजीशन होती है, तो क्या होगा, ये वाली लिंक बी और लिंक सी के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल को बोलते हैं ट्रांसमिशन एंगल, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंगल। इसमें अगर ये डायगोनल हो गया आपका के और इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये डायगोनल आपका ये वाला एक और डायगोनल हो जाएगा। और आपको पता है कि कोसाइन रूल पता है कि नहीं पता है, अगर ये डायगोनल है आपका तो इस लिंक का स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है के स्क्वायर इट इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल है,
तो दिस लिंक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस म्यू, है ना, ये वाला ये देख रहे हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस म्यू की वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगी। और अगर इसमें लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad कॉस थीटा इट इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, समझ में आएगा टोगल पोजीशन क्या होती है और ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे बताना इसलिए जरूरी समझा मैंने क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा जा रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स ओवर हियर। नाउ मूविंग टू द अदर काइनेमेटिक चेन, दैट इज स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, तो स्लाइडर क्रैंक चेन क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 4 बार काइनेमेटिक चेन। 4 बार काइनेमेटिक चेन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें अगर हम एक टर्निंग पेयर को, if we replace one turning pair of 4 bar kinematic chain with a sliding pair, then it is changed or converted into single slider crank chain. ठीक है, तो this is what I want to discuss. इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मैंने, अगर आपको याद हो तो जो शाम को क्लास लेता था मैं ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें कई क्वेश्चन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन से आया था। अब इन्वर्जन डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसका इन्वर्जन कौन सा होता है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन देखते हैं। मॉडिफिकेशन, तो व्हेन one of the turning pair of a 4 bar kinematic chain is replaced by a sliding pair, then it becomes single slider crank chain or simply slider crank chain. समझ में आ गया? अगर आप 4 बार काइनेमेटिक चेन की किसी एक टर्निंग पेयर को स्लाइडिंग पेयर से कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो क्रैंक होगी आप, वो जो चेन होगी उसको हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन या सिंपली स्लाइडर क्रैंक चेन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, इनके नाम क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। अब इसमें भी होता है कि एक होता है ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, एक 2 टाइप के होता है, एक ऑफसेट होता है, एक सिंपल होता है। ठीक है, तो दोनों बता देते हैं क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पिवट एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द स्लाइडर इज कॉल्ड एज द ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? फिक्स पॉइंट और जो आपका स्लाइडर है, वो स्लाइडर जिस स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन कर रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, एंड द चेन फॉर्म्ड इज एन ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। तो आपको याद रखना है कि ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन किस मैकेनिज्म में यूज होती है, किस जगह यूज होती है। तो आपको याद रखना है रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अब बोलोगे सर ये ऑफसेट क्या होता है? अभी तक तो हमने क्या देखा, ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में क्या है, ये आपका फ्रेम का पॉइंट 1 यहाँ पर पिन जॉइंटेड दिख रहा है और जो आपका स्लाइडर है उसका पिन जॉइंटेड पॉइंट ये इसी लाइन में रोटेट कर रहा है, इसी लाइन में रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपका ऑफसेट नहीं है, ये ऑफसेट टाइप का नहीं है। वहीं अगर क्या करो, आप इस स्लाइडर को थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करके बना दो, इस स्लाइडर को ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर दो, क्रैंक को आपको यहाँ फिक्स करना है और इसकी फिक्स वाली लिंक को यहाँ मूव करोगे तो आप देखोगे आपका स्लाइडर थोड़े ऊपर मूव कर रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा सा स्लाइडर को ऊपर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका स्लाइडर इस लाइन में मूव करेगा कि नहीं करेगा, इधर कहीं मूव करेगा। यो स्लाइडर विल मूव अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और ये आपका फ्रेम है, माइक ऑफ कर लो जिसके आसपास आवाज हो रही है, ये फ्रेम है। तो फिर इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आपको मिलेगी, जिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्लाइडर और आपका फिक्स पॉइंट, पिवटेड पॉइंट जहां होता है, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। OFFSET। ऑफसेट क्या है? इस पॉइंट 1 और इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस। अगर ऐसा है तो ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन जो होती है आपकी स्टीम इंजन में जनरली यूज की जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब वही मैं फिर बार ये वाला बोलूंगा, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। वहीं अगर हम 4 बार काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे, इन इन्वर्जन, एक बात याद रखनी, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। देखो, हम अलग अलग लिंक फिक्स करेंगे, इन्वर्जन भी पॉसिबल है, इन्वर्जन भी ऑब्टेन करते हैं, लेकिन जिस लिंक का जो मोशन होता है, जिन 2 लिंक के बीच में जो मोशन डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड मोशन नहीं चेंज होना चाहिए, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब ये है कहने का, अगर लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में टर्निंग मोशन हो रहा है, टर्निंग पेयर बन रहा है, तो टर्निंग पेयर ही बनना चाहिए। ठीक है,
समझ में आ रहा है? लिंक 1 लिंक 2 के बीच में अगर टर्निंग पेयर है तो वो टर्निंग पेयर ही बनना चाहिए। इन्वर्जन में भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इन्वर्जन नहीं है वो, दैट इज नॉट इन्वर्जन। अगर मैंने बोला कि लिंक 4 लिंक 1 के बीच में स्लाइडिंग पेयर बनना चाहिए तो स्लाइडिंग पेयर ही होना चाहिए हर जगह। अगर ऐसा नहीं है तो इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वही टर्म मैंने लिखा हुआ है इन इन्वर्जन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है इन इन्वर्जन रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस लिंक्स इज नॉट चेंज्ड। उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो चेंज नहीं होता है, बट देयर एब्सोल्यूट मोशन मे बी चेंज। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है दोज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स लिंक। फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में उनका मोशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो रिलेटिव मोशन है उन दो लिंक के बीच में वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन जाते हैं। चलिए अब इसके इन्वर्जन देख लेते हैं, किस किस तरीके से हमें इन्वर्जन मिलते हैं। तो देखो आपको 4 बार काइनेमेटिक चेन दिख रही है, ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है, सॉरी नॉट 4 बार काइनेमेटिक चेन, इट इज सिंपली सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसमें ये लिंक 1 को हमने फिक्स किया हुआ है, ये लिंक 2 पूरी क्रैंक है, फिक्स लिंक को फ्रेम बोलते हैं, लिंक 3 जो कि इसको कपलर या कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, और लिंक 4 जो कि स्लाइड करती है उसको स्लाइडर बोलते हैं। नाम पता चल गए। जो लिंक पूरा टर्न करती है इसको क्रैंक बोलते हैं, फिक्स लिंक को फ्रेम बोलते हैं, जो लिंक क्या बोल सकते हैं उसको थोड़ा ऑसिलेट करेगी उसको कपलर या कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, और जो लिंक स्लाइड करती है उसको स्लाइडर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके इन्वर्जन कितने हैं? देखो इसमें 4 इन्वर्जन पॉसिबल हैं। अगर हम 4 बार सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करेंगे तो कितने इन्वर्जन पॉसिबल है भाई इसके? इसमें क्लास 1 क्लास 2 कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर हम 4 बार सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करते हैं तो उसके कितने इन्वर्जन पॉसिबल हैं? 4। अब पहला इन्वर्जन देखेंगे कैसे, पहला इन्वर्जन कब मिलेगा। सो फर्स्ट इन्वर्जन की बात करेंगे। सो इन दिस इन्वर्जन इज ऑब्टेन व्हेन लिंक 1 ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन इज फिक्स्ड। आप इसको बेस मान के चलिए, और अगर लिंक 1 को मैंने फिक्स किया हुआ है, इफ लिंक 1 ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इज फिक्स्ड वी विल बी गेटिंग फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है, अगर पहली लिंक को फिक्स करेंगे तो फिक्स हम क्या करेंगे, हमें कौन सा इन्वर्जन मिल जाएगा? पहला इन्वर्जन, जिसमें जो लिंक 2 एंड लिंक 4 आर मेड एज क्रैंक एंड स्लाइडर। लिंक 2 आपकी क्रैंक की तरह बिहेव करेगी, लिंक 4 आपका स्लाइडर की तरह बिहेव करेगा। इसका एप्लीकेशन मैंने बताया था, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर याद रखना है। पहला इन्वर्जन जो है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, वो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखो क्या ऐसा नहीं होता है उसमें अरेंजमेंट? देखो जरा, याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये आपका ड्राइवर होता है, क्रैंक होती है, ये कनेक्टिंग रॉड होती है, और ये आपका पिस्टन। इसको उल्टा कर दो बस, इसको ऊपर ले जाओगे तो आप देखोगे ये आपका एक तरीके से आईसी इंजन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका गैसेस यहाँ एक्सपेंड होंगे तो आपका ये इंजन बन जाएगा, और जब आप शाफ्ट पर वर्क देंगे क्रैंक शाफ्ट पर, वो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा इन्वर्जन देख लेते हैं। दूसरा इन्वर्जन कब बनता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, याद रखने एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इन्वर्जन क्या होता है? फिक्सिंग द लिंक 2 ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन प्रोड्यूसेस सेकेंड इन्वर्जन। ठीक है, सेकेंड इन्वर्जन कब मिलेगा? जब आप लिंक 2 को फिक्स करेंगे। इस वाले में देख रहे हो, इस वाले में जब इस वाली लिंक को फिक्स करोगे तो आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई? सेकेंड इन्वर्जन। देखो अब इसमें आप देख रहे हो कि लिंक 1 और लिंक 4 के बीच में कैसा मोशन हो रहा है? स्लाइडिंग मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। क्या लिंक 1 और ये हमेशा स्लाइडिंग मोशन ही रहेगा। आप देखना जितने भी इन्वर्जन होंगे इन दोनों के बीच में जो मोशन है वो मोशन चेंज नहीं होगा। आप देखना एंड तक। अब देखो इसमें लिंक 1 और लिंक 3 क्या हो जाएंगे? लिंक 1 बिकम्स क्रैंक व्हाइल लिंक 4 विल बी स्लाइडर। तो जब आपने इसको फिक्स किया तो आपकी लिंक 1 एक तरीके से क्रैंक की तरह काम करेगी और लिंक 4 स्लाइडर की तरह काम करेगी, और वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अरेंजमेंट। लिंक 2 को आपने फिक्स किया, लिंक 1 को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये वाली आपकी लिंक 3 है और ये लिंक 4 है। तो ये जो आपका इन्वर्जन मिलता है आपको विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी इंजन। इसके एग्जांपल क्या क्या है? विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड रोटरी इंजन। आपका ये डायग्राम बन जाएगा। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसमें देख रहे हो कि ये जो लिंक 3 होगी इसमें ये क्रैंक की तरह काम करेगी इस तरीके से, और जो 4 है वो स्लाइडर की तरह काम करेगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, इसके इन्वर्जन में क्या क्या आएगा? एक तो रोटरी इंजन आएगा और
विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है शेपर, स्लॉटर और प्लेनर मैकेनिज्म, प्लेनर मशीन्स होती है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, कटिंग टू स्ट्रोक रेशियो उसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन वर्कशॉप, शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटर मशीन में टू कट द मेटल। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक टेक्स लिटिल लॉन्गर कट एंड कट्स द मटेरियल, वेयर इज द रिटर्न स्ट्रोक दैट इज कॉल्ड आइडल स्ट्रोक, इट टेक्स शॉर्टर पीरियड। मतलब जब कटिंग स्ट्रोक होता है तो आपका ये स्लाइडर तेजी से मूव करता है, सॉरी स्लोली मूव करता है, और जब रिटर्न स्ट्रोक होता है तो आपका स्लाइडर स्लोली मूव करता है। इसको मैंने थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा देखो, आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि लिंक 4 और लिंक 1 के बीच में कैसा मोशन हो रहा है, बताइए कैसा मोशन था, स्लाइडिंग था ना। तो क्या ये स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रहा है? देखो इसमें क्या किया गया है कि ये आपका स्लाइडर है, आपका एक स्लाइडर है, उस स्लाइडर के बीच में एक होल बना दिया गया है और उस होल में से लिंक 1 को पास करा दिया है। तो ये इसके अंदर स्लाइडिंग मोशन होगा। ठीक है, ये स्लाइडर इस लिंक के ऊपर स्लाइड करेगा तो ये स्लाइडिंग मोशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें सर 2 मोशन पॉसिबल होंगे सर? 2 कहाँ पॉसिबल होंगे बताओ? सर रोटेट नहीं करेगा सर ये? हाँ देखो, स्लाइडर आपका बिल्कुल स्लाइडर इस तरीके से, ये जो लिंक 3 आपकी रोटेट करेगी, लिंक 1 टर्न करेगी और स्लाइडर आपका इस तरीके से स्लाइड भी करेगा, है ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि स्लाइडर के पास 2 मोशन है, ये स्लाइड भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है साथ के साथ। लिंक 2 के रेस्पेक्ट में, लिंक 2 के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये देखो आगे पीछे स्लाइड भी कर रहा है, सॉरी इस लिंक 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, लिंक 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो देखो ये लिंक 4 है वो आगे पीछे भी जा रही है और साथ के साथ टर्न भी कर रही है इधर उधर, है ना। तो 2 मोशन पॉसिबल है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसके पास 2 मोशन होते हैं, जब वो नाच भी रहा है और चल भी रहा है तो 2 मोशन पॉसिबल हैं। और इसमें एक एक्सेलरेशन काउंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट आगे बताएंगे, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। क्लास जो हुई थी उसमें मैंने बताया था कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है, जब 2 मोशन लिंक के पास पॉसिबल है, रोटरी भी और एक रोटरी मोशन भी हो और स्लाइडिंग मोशन हो, तो वहां पर एक नया एक्सेलरेशन, हाँ नया एक्सेलरेशन काउंट होता है जिसको हम कोरियोलिस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्सेलरेशन एनालिसिस हम लोग करेंगे तब। पहले इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, इसका डायग्राम इस तरीके से दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी फिक्स लिंक 2, लिंक 1 ये आपको दिख रही है, ये स्लाइडर बीच में 4 बनाया और इस लिंक को थोड़ा सा पीछे की ओर एक्सटेंड कर दिया गया है और इससे एक टूल हमने कनेक्ट किया जो आपका कटिंग टूल शेपर टूल है। तो क्या होगा, जब हम इसको पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए पर एक मोटर लगा देंगे और ये आपकी क्रैंक होगी लिंक नंबर 3। तो जब ये मोटर घूमेगी तो क्रैंक 3 आपकी इस तरीके से घूमेगी, किस पाथ पर, ये पॉइंट बी है वो इस वाले पाथ पर फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है। और जो आपका एंड पॉइंट है इसका, पॉइंट सी, वो इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। तो क्या होगा कि जब लिंक बी आपकी इस तरीके से टर्न करेगी तो आपका टूल आगे पीछे की ओर स्लाइड करेगा, आगे पीछे की ओर स्लाइड करेगा। अब इसमें 2 एंगल आपको दिख रहे होंगे, एक एंगल थीटा दिख रहा है ये वाला और एक एंगल बीटा दिख रहा है ये वाला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। एक थीटा है और एक बीटा है। ठीक है, तो ये 2 एंगल होते हैं और कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है। तो आपको याद रखना है कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो क्या होता है। कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो क्या होता है कि कटिंग करने में कितना टाइम लग रहा है अपॉन टाइम टेकन इन कटिंग द टूल वर्क पीस, सॉरी रिमूविंग द मेटल। देखो आपको पता है कि जब हम शेपर मशीन की बात करते हैं तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती। ये याद है? याद है? कुछ आ रहा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर। ये किस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आई थिंक मशीन टूल में पढ़ा होगा। तो जब कटिंग होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो मेटल आपका रिमूव होता है, रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी मेटल रिमूव नहीं होता। तो जब आप कटिंग करेंगे तो आप बताइए, आप धीरे धीरे करके ले जाएंगे अपने टूल को कि फास्ट से ले जाएंगे, तेजी से ले जाएंगे? चलो यहाँ से हम ये वाला सेक्शन बाद में डिस्कस करते हैं ना, इसके बाद वाला कल डिस्कस करेंगे, ये यहीं फिनिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कल हाँ कल करेंगे स्टार्ट। आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं।